हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम जो है वो अब 20 जून को प्रस्तावित है। तो रीट के लिए और पटवार के एग्ज़ाम के लिए मैंने लगातार वीडियो अपलोड किए थे जनरल साइंस से रिलेटेड। प्लेलिस्ट में आप अभी भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब पर शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपके लिए भरपूर मटेरियल अवेलेबल है। लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त है तो इसी उद्देश्य से लेकर मैं एक बार बुक से और जो भी हमारी राजस्थान बोर्ड के द्वारा पुस्तकें लगाई हुई हैं तो उन पुस्तकों को फॉलो करते हुए मैं एक बार सभी टॉपिक अकॉर्डिंग टू बुक आपके सामने लाना चाहता हूं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास किताबों का एक एक शब्द जो है वो मेरे द्वारा आपके सामने रख दिया जाएगा। एक एक शब्द बुक का हम डिस्कस कर लेंगे। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसी को लेकर मैं जो हमारा शुरू कर रहा हूँ काम वो क्लास 6 की साइंस, छठी की साइंस से मैं 6th क्लास की साइंस से ये बुक जो है विगत वर्ष की है, पिछले साल की यानी सत्र 2020 की बुक है ये। क्योंकि 2021 में किताबें बदल गई हैं और लेकिन रीट का सिलेबस जो आप देख रहे हैं उसमें अधिकांश टॉपिक पुराने ही हैं। तो पुरानी किताबों से वो सिलेबस डायरेक्ट उठाया हुआ है, इसीलिए मैं 2020 की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। क्लास 6 की साइंस की बुक है जिसकी अनुक्रमणिका जो है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। अनुक्रमणिका आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। अब आप देखें तो इसमें आपको मैं क्लियर करूं, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सबसे पहले बायोलॉजी से। और हमारा जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट है सजीवों के संसार। सजीवों के संसार जो कि बायोलॉजी का एक भाग है, सजीवों के संसार। आपका विज्ञान का जो सिलेबस रीट में शुरू हुआ वो शुरू हुआ, पहला टॉपिक आपका सजीव एवं निर्जीव है आप देखेंगे तो। दूसरा टॉपिक आपका सूक्ष्म जीव है जिसमें जीवाणु, विषाणु और कवक आपको दिया हुआ है, लाभकारी और अलाभकारी। तीसरा टॉपिक आपका पौधे के प्रकार एवं भाग है। उसके बाद अगले टॉपिक में आपको कोशिका भी दी गई है। यानी ये चारों के चारों चैप्टर हमें बायोलॉजी के अंदर दिए गए हैं। तो इन्हीं चारों चैप्टर में से ये बायोलॉजी के सिलेबस में इंक्लूड है, रीट के सिलेबस में। और पटवार में डायरेक्ट लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव जो है वो दैनिक जीवन का हिस्सा है हमारे, तो इसलिए सूक्ष्म जीवों को हम ड्रॉप आउट नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव हमें रीड करने हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और रीट के सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर इसी नाम से ये टॉपिक दिया गया है। अब साथियों, हम शुरू कर रहे हैं सूक्ष्म जीव से। हमारा जो टॉपिक है अध्याय 8 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे जो बिंदु रहेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों के प्रकार आप देख रहे हैं। आपको सूक्ष्म जीवों के प्रकार, लाभदायक सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीव, ये टॉपिक आपका दिया हुआ है रीट के सिलेबस के अंदर। और सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रख रखाव, तो ये सारे बिंदु हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली बात आती है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या है? जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे अमीबा है, जीवाणु है, वायरस यानी विषाणु है। तो इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम जिस उपकरण का यूज करते हैं वो उपकरण होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उस उपकरण को सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 गतिविधियां हमारे को बताई गई हैं। 2 गतिविधियां हमारे को बताई हैं। सूक्ष्मदर्शी में हम सूक्ष्म जीव देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? तो हमें ब्रेड या रोटी को एक नमी वाले स्थान पर रखना है। ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर रख लेंगे और प्रत्येक दिन इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसका अवलोकन करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी जो सफ़ेद सतह थी डबल रोटी की, ब्रेड की, वो तंतु जैसी संरचनाओं एवं काले धब्बों से ढक जाती है।
अब आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन उठ सकता है वो ये उठ सकता है कि ब्रेड या रोटी को नमी वाले स्थान पर रखने पर जो सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाएं हैं वो कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन सफ़ेद तंतु जैसी संरचनाएं जो होती हैं ये कवक के तंतु एवं बीजाणु हैं। तो ये कवक होते हैं, कवक के तंतु एवं बीजाणु। तो ये ब्रेड पर जो नमी वाले स्थान पर जब हम उसको रखते हैं, रोटी को या ब्रेड को, तो उस पर सूक्ष्म जीव जो पनपते हैं वो कवक श्रेणी के हैं। कवक, क्लियर, कवक के तंतु एवं बीजाणु, कवक के तंतु एवं बीजाणु। बाकी तो बीच में यही लिखा है कि इन्हें आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें और बताएं कि ये संरचना क्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो थे वो हवा में थे, वायु में थे, और जैसे उनको अनुकूल वातावरण मिला तो ये वृद्धि कर गए और तंतु जैसी संरचनाएं बना गए। अब गतिविधि 2 हमें क्या दिखाई है कि एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लेनी है और स्लाइड पर डालनी है। तो तालाब या पोखर में कॉमन सी बात है, सूक्ष्म जीव जो है संपूर्ण भूमि पर विद्यमान है, पूरी पृथ्वी पर विद्यमान है। तो तालाब या पोखर के पानी में भी सूक्ष्म जीव होंगे। तो जब हम उस कांच की स्लाइड पर उस बूंद को डालकर फैलाएंगे तो हमें संरचनाएं जो दिखेंगी वो संरचनाएं सूक्ष्म जीव होंगे। जो संरचनाएं हमें दिखेंगी वो संरचनाएं, आपको किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये संरचनाएं क्या हैं, तो वो संरचनाएं जो होती हैं वो सूक्ष्म जीव होती हैं। तो देखिए हम अगले पेज पर क्या कहता है, जल की एक बूंद में अनेक प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो जो है वो सर्वत्र पाए जाते हैं, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, सभी जगह पर विद्यमान होते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमें चित्र में दिखाए गए हैं। तो वो हमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, देखो, अमीबा, पैरामीशियम, कवक, वायरस, जीवाणु, शैवाल, ये सूक्ष्म जीव जो हमें चित्र में दिखाए गए हैं। अब सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव जो है वो 6 प्रकार के हैं, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु, सबसे पहली बात बता दूं मैं, विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं। तो सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु को कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जीवों के गुण पाए जाते हैं। दोनों जीवों के गुण पाए जाते हैं। कैसे? जब प्रकृति में विषाणु मुक्त अवस्था में है, प्रकृति में विषाणु जो है मान लो वो मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में, तो ये विषाणु जो होता है ये निर्जीव होता है। ये जनन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती, ये वृद्धि नहीं कर सकता, ये गुणन नहीं कर सकता, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, तो ये निर्जीव होता है। लेकिन जब विषाणु किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जब विषाणु किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तब इसमें सजीव जैसे गुण आ जाते हैं। यानी अब ये वृद्धि भी कर सकता है और ये गुणन भी कर सकता है, यानी अपनी संख्या भी बढ़ा सकता है। तो इसमें वृद्धि और गुणन दोनों का गुण पाया जाता है। कब? जब ये जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसमें वृद्धि भी होता है और गुणन भी होता है। तो इस प्रकार विषाणु जो है वो निर्जीव का कार्य भी करता है और सजीव का कार्य भी करता है। तो ये निर्जीव भी है और सजीव भी है, तो इसलिए इसे निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी है कौन? विषाणु। तो इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। और यह कई पादपों एवं जंतुओं में कई प्रकार के रोग फैलाता है। उदाहरण टोबैको मोज़ेक वायरस।
टोबैको, टोबैको तंबाकू से लिया गया है। टोबैको मोज़ेक वायरस और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। तो ये हमारे पास विषाणु के उदाहरण दिए हुए दो। अगला हमारा पॉइंट आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट बात, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, पादप जगत का बहरूपिया कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा वर्ग, कौन सा सूक्ष्मजीवी वर्ग पादप जगत का बहरूपिया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, तो माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जो है वो इतना छोटा होता है कि जो चीज़ जीवाणुओं को छान सकती है, जीवाणु फिल्टर मतलब जो जीवाणुओं को फिल्टर कर सकती है, जैसे मान लो किसी में जीवाणु मिक्स है, अपने उसमें से गुजारा तो जीवाणु अलग हो गए और दूसरी वस्तु अलग हो गई, ये माइकोप्लाज्मा उसमें से भी पार हो जाता है, यानी जीवाणु फिल्टर से भी अलग नहीं किया जा सकता, यानी ये जीवाणु से भी छोटी संरचना है। और इसके द्वारा बैंगन का लघुकरण, ये क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि बैंगन का लघुकरण जीव कौन से जीव से होता है, तो माइकोप्लाज्मा से। बैंगन का लघुकरण जो है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। ऐसे तिल की फिलोडी जो है वो भी माइकोप्लाज्मा से ही होने वाला रोग है। तो कई इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमारे सब सामने बुक से निकल कर आएंगी। तो बैंगन का लघुकरण और तिल की फिलोडी जो है वो माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट आता है जीवाणु। जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसमें जो कोशिका होती है वो उसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की, तो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य से अलग नहीं होता इसके अंदर, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं और प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। इशर्चिया कोलाई, ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस उदाहरण है जीवाणुओं के। उसके बाद आता है कवक। कवक क्या है? कवक को हम लोग फफूंद या फंगस भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक हो सकते हैं। एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक के सूक्ष्म जीव हैं ये। और इनमें पर्णहरित का अभाव होता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता इनमें, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो इनमें पर्णहरित का अभाव है, तो पर्णहरित होता तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते, लेकिन अब इनमें पर्णहरित का अभाव है, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये उनके सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी के रूप में जाना जाता है। मृतोपजीवी क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि ये जो दूसरे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, दूसरे जीवों के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए कुछ कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी के रूप में काम करते हैं। मृतोपजीवी के रूप में काम करते हैं, जैसे मशरूम, सांप की छतरी। तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करता है। मशरूम जो है जिसे सांप की छतरी के नाम से जाना जाता है, मशरूम, सांप की छतरी, तो ये जो है मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी। तो मशरूम जो है वो मृतोपजीवी है। और कुछ कवक जो होते हैं वो परजीवी के रूप में भी अपना जीवन बिताते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कवक परजीवी, परजीवी यानी जो दूसरों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कुछ कवक जो होते हैं वो तो होते हैं मृतोपजीवी, यानी सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ले लेते हैं। कुछ होते हैं परजीवी, परजीवी यानी जो दूसरे जीव पर ही अपना जीवन बिताते हैं, जैसे पक्सीनिया। पक्सीनिया, गेहूं का काला कीट रोग जो है, गेहूं का काला, कुछ कवक परजीवी हैं, परजीवी उदाहरण गेहूं पर पक्सीनिया ट्रिटिसाई जो है काला कीट रोग उत्पन्न करता है। ऐसे बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो जोगन रोग, बाली रोग उत्पन्न करता है, स्क्लेरोस्पोरा। और कुछ कवक जो होते हैं वो शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ कवक
शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। लाइकेन बोलते हैं हम इसको, लाइकेन, लाइकेन। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और उसके बाद आता है शैवाल। शैवाल ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले, यानी सेम कवक की तरह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते हैं ये। और ये जो काई दिखाई देती है ना, हरा हरा पानी दिखाई देता है, काई जम जाती है जो नालों पर, तालाबों पर, वो शैवाल का उदाहरण है। शैवाल है वो। उदाहरण क्लेबाइडोमोनास उदाहरण है शैवाल का। क्लोरेला शैवाल है, क्लोरेला शैवाल है। ये दोनों एक कोशिकीय शैवाल है। ऐसे स्पाइरोगारा और यूलोथेरिक्स जो है ये बहुकोशिकीय शैवाल है, बहुकोशिकीय शैवाल है। ऐसे ही जो नीलरित शैवाल है ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीलरित प्रोकैरियोटिक है, यानी इसमें जो होता है वो जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और जीव जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, बहुकोशिकीय। तो ये हमारे पास वर्गीकरण था। और अब आता है हमारे पास लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव तो अब देखिए हम लाभदायक सूक्ष्म जीव। लाभदायक सूक्ष्म जीव, तो अब हमारी हेडिंग है लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे दही बनाने में, दही निर्माण में, दूध से जब दही बनती है, यानी जब हम दही यानी जावन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो उसका उत्तर है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा दूध जो होता है वो दही में बदल जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दही, दूध से दही बनाने की क्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो भाग लेता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं वो सारा हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो सूक्ष्म जीवों से लाभ, सूक्ष्म जीवों से लाभ। तो अब हमारा टॉपिक सूक्ष्म जीवों से लाभ। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, उसका पहला एग्जाम्पल हमारे पास है खाद्य सामग्री बनाने में। तो जैसे दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का जो उपयोग होता है वो डबल रोटी बनाने में। और इसी प्रकार जलेबी में जो हम घोल बनाते हैं उसमें जो खमीर उठाते हैं उसमें भी यीस्ट का उपयोग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरेला, क्लोरेला का उपयोग जो है वो सूप व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। और क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग जो होता है वो आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। दूसरा आता है औषधि निर्माण में। तो औषधि निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु, तो जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है वो देख लें। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 तथा एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12, तो ये भी आ सकता है विटामिन B12 के निर्माण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है, तो विटामिन B12 के निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और इसके अलावा रोग प्रतिरोधक तैयार करने में एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई। और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन औषधि बनाई जाती है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलियम नामक कवक से बनती है। उसके अलावा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये हम पढ़ चुके हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम नामक जीवाणु भाग लेता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि दलहनी पौधों जैसे मूंग है, मोठ है, चना है, मटर है, इनकी जड़ों में जो गुलिकाएं होती हैं जिन्हें हम नोड्यूल बोलते हैं, जड़ गुलिकाओं यानी कि रूट नोड्यूल में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु जो कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, सहजीवी जीवाणु का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। ये
सहजीवी जीवाणु, सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है ये सहजीवी जीवाणु का, सहजीवी जीवाणु। अभी आगे गतिविधि दिखाता है कि आप जो है मूंग या मोठ के पौधे को जड़ सहित उखाड़ लीजिए और उसे पानी से धोकर साफ कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको गांठ रूपी संरचनाएं जड़ों में दिखेंगी। उन गांठ रूपी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, गुलिकाएं, नोड्यूल कहते हैं। उन गांठ रूपी संरचनाओं को नोड्यूल कहा जाता है और इन्हीं में ही राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट, नाइट्राइट या अन्य यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये हमने नाइट्रोजन चक्र में पढ़ा है सारा, तो नीचे यही नाइट्रोजन चक्र ही बताया हुआ है कि कैसे नाइट्रोजन चक्र काम करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों का बहुलक है। अब आप देख लें तो नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अभिन्न घटक है, क्योंकि अब आपको पता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये अमीनो अम्लों से बने। किससे बने? एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से। अब एमिनो समूह होता है NH2, यानी प्रोटीन में ये समूह पाया जाता है, और अम्ल समूह होता है COOH, कार्बोक्सिलिक समूह COOH, एमिनो समूह NH2। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन है, इसका मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन होगी। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का अभिन्न अंग है, और पौधे को नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो किसान इसी कारण एक वर्ष दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, ग्वार तथा दूसरे वर्ष अनाजी फसल जैसे बाजरा, ज्वार आदि की बुआई करता है। कैसे? देखो क्यों, ये भूमि है मान लो, तो उसने एक वर्ष क्या किया, ये दलहनी फसलें लगा ली, दलहनी फसलें। अब इसकी जड़ों में राइजोबियम है, राइजोबियम जीवाणु, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पड़ी थी, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन थी, ये राइजोबियम उसका स्थिरीकरण करके जमीन में उसको प्रवेश करा देता है नाइट्रेट के रूप में। तो इस प्रकार इस भूमि में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में आ जाती है, और पौधे के लिए नाइट्रोजन सबसे मुख्य पोषक तत्व है। NPK 3 पोषक तत्व मुख्य लिखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व है। तो इसलिए एक साल अगर दलहनी फसलें लगा दी जाए, तो फिर दूसरे साल जो अनाज की फसलें लगाई जाए, तो एक साल अगर दलहनी फसलें लगाई जाए और दूसरे साल अगर अनाज बोया जाए, तो पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि भूमि में पर्याप्त नाइट्रोजन आ जाती है, जो कि आवश्यक होती है पौधे की वृद्धि के लिए। क्लियर? नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में ही यह बताया गया है। तो अब क्या कहते हैं, देखो, जब मृत जंतु एवं पादपों का अपघटन होता है, तब इसमें से नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है, और यही नाइट्रोजन पौधों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। तो ये नाइट्रोजन वापस जीवों में आएगी, फिर वापस उनकी मृत्यु के बाद वायुमंडल में जाएगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन का जीवों से होकर वायुमंडल में जाना और वायुमंडल से वापस जीवों तक आना, यही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो नाइट्रोजन चक्र की पूरी व्याख्या हमने की हुई है, तो इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं नाइट्रोजन चक्र के नाम से। नेक्स्ट कहता है ह्यूमस निर्माण में, ह्यूमस निर्माण में। तो ह्यूमस निर्माण में भी जीवाणु भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान रखनी है। ह्यूमस निर्माण में भाग लेता है जीवाणु, विषाणु, कवक, तो जीवाणु भाग लेते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, जो गोबर है या अन्य अपशिष्ट है या पत्तियां हैं, उनको गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। नेक्स्ट कहता है टूथपेस्ट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। तो टूथपेस्ट बनाने में जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है उसका उपयोग किया जाता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है। नेक्स्ट कहता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पादपों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं देखें हम।
तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव सबसे पहला हमारा यही आता है। अब कौन सा सूक्ष्म जीव कौन सा रोग उत्पन्न करेगा ये मेन है। अब आप देखें तो इसमें गाय में खुरपका और मुंह पका रोग जो है वो वायरस के द्वारा होता है, वो वायरस के द्वारा। तो ये वायरस जनित रोग है। ये पूछता है गाय का खुरपका रोग किसके कारण होता है, वायरस द्वारा, विषाणु, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, तो वो वायरस जनित रोग है। ऐसे ही नींबू का जो कैंकर रोग है जिसको हम सिट्रस कैंकर बोलते हैं, जीवाणु जनित है। गेहूं की रस्ट डिजीज जो है वो कवक जनित है, पक्सीनिया। और भिंडी का पित्त सिरा मोजेक, भिंडी का पित्त सिरा, पीला सिरा मोजेक, मोजेक वायरस होता है। तो भिंडी का पीला सिरा, भिंडी का पीला सिरा मोजेक, मोजेक यानी वायरस जनित रोग है। मोजेक वायरस ही होता है, वायरस जनित रोग है। तो ये कौन से किसके कारण होते हैं वो ध्यान रखना है हमने। फिर आता है खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाना। तो सूक्ष्म जीव जो है वो खाद्य पदार्थों को भी हानि पहुंचाते हैं। इस पॉइंट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई विशेष सूक्ष्म जीव नहीं दिया हुआ है। खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना, खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना। तो खाद्य पदार्थों को विषाक्त करने में भी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जिसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु जो है वो खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देता है, जिससे उन खाद्य पदार्थों को खाने वालों को उल्टी दस्त हो जाते हैं और कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। उसके बाद बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, तो इस रोग में ध्यान रखना ये संक्रमित नारंगी का फल है। तो नारंगी का फल किसके द्वारा संक्रमित होता है, कवक के द्वारा। ये मेन बातें हैं, आप एक अलग नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। जो जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप एक अलग नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सूक्ष्म जीवों से रखरखाव कैसे किया जाता है तो वो हमें ध्यान है। अचार में तेल, मुरब्बे में मुरब्बे को चाशनी में, सिरके में, इसके अलावा हम कनक को धूप वगैरह लगाते हैं, तो वो सारे सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय हैं। और नीम की पत्तियां वो भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती हैं। तो खाद्य परिरक्षण, तो उसमें वही बताया हुआ है, नम स्थान पर रखी ब्रेड में क्या होगा, संदूषित भोजन में क्या होगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। गतिविधि 5 में भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं आती आपके पास। खाद्य परिरक्षण क्या है, खाद्य पदार्थों का बचाव, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उसे हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है। इसमें तरीके बताए हुए हैं खाद्य परिरक्षण के। कौन कौन से तरीके हैं, शीतलन, शीतलन जैसे हम रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख देते हैं खाद्य पदार्थों को, तो खाद्य पदार्थ जो है वो खराब होने से बच जाते हैं। अगर हम फ्रिज में रख दें तो खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वृद्धि नहीं करते। इसी आधार पर आजकल कोल्ड स्टोरेज जो है वो इसी बेस पर काम करते हैं। दूसरा आता है निर्जर्मीकरण। अब ये इंपॉर्टेंट बातें देखो यहाँ से, निर्जर्मीकरण। अब इसमें क्या आता है, इसमें आपके पास प्रश्न आता है, इंजेक्शन लगाते समय कांच की सिरिंज एवं सुई को उबालते हुए पानी में गर्म करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को निर्जर्मीकरण या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तो हमारे को सिंपल लग रहा है, जब अगला ऑप्शन पुट करता है ना वहाँ कि यह क्रिया कहलाती है निर्जर्मीकरण, पाश्चरीकरण और जीवाणुनाशन, तो इस तरह से तो निर्जर्मीकरण बोला जाता है, इसको स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। आजकल हम लोग जो है वो सुई चेंज कर लेते हैं, तो पहले ये प्रक्रिया आती थी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पड़ा आपके पास, इंजेक्शन की सिरिंज एवं सुई को उबलते हुए जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की क्रिया निर्जर्मीकरण कहलाती है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर? ऑपरेशन के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उनको सूक्ष्म जीवों से रहित करने के लिए ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये आपने प्रैक्टिकल में यूज किया होगा, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑटोक्लेव जो है प्रेशर कुकर की भांति काम करता है
और पराबैंगनी किरणों का यूज करके भी हम सूक्ष्म जीवों से रहित कर सकते हैं सामग्री को। तो ऑटोक्लेव यंत्र है, ऑपरेशन के लिए जो उपयोग में आते हैं हमारे औजार, उनको रोगाणु रहित करने के लिए ऑटोक्लेव। पाश्चरीकरण क्या है? अगली विधि आती है खाद्य परिरक्षण में, पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या, देखो आजकल डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। डिब्बों या बोतल में बंद दूध व अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों में अथवा बोतल में भरने से पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराने से उसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की यही विधि पाश्चरीकरण कहलाती है। तो दूध वगैरह जो है इसी बेस पे ही किया जाता है, और हमें दिनांक जरूर देख लेनी चाहिए। जो पाश्चरीकृत डिब्बे होते हैं उन पे दिनांक देख लेनी चाहिए कि एक्सपायरी डेट क्या है। निर्जलीकरण आप समझते हैं, निर्जलीकरण अगले बिंदु आता है। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण यानी उससे जल निकालना। जल निकालने के लिए हम उसे धूप में सुखा देते हैं, उबाल कर। तो खाद्य पदार्थों को उबाल कर भी हम उसे लंबे समय तक बचाते हैं। जैसे हम दूध आते ही उसको उबाल देते हैं। रसायनों का उपयोग करके, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रसायन यूज किए जाते हैं। स्क्वैश, केचप आदि के परिरक्षण में किया जाता है। बाईसल्फाइट आएगा यहाँ, बाईसल्फेट नहीं आएगा, बाईसल्फाइट। सोडियम मेटाबाईसल्फाइट, उदाहरण सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाईसल्फेट का उपयोग हम खाद्य परिरक्षण में करते हैं। फिर नमक, शक्कर, तेल और सिरके का उपयोग करके हम अचार वगैरह को बचा लेते हैं, जैम को बचा लेते हैं, जेली को बचा लेते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव नाशक पदार्थ भी हैं, जैसे हम जो बाथरूम वगैरह है उसको फिनाइल से साफ करते हैं। जल को जीवाणु रहित करने में क्लोरीन का, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल फिनोल, फिनोल, फिनोल आपको पता होगा। कार्बोलिक अम्ल जो है वो फिनोल होता है, फिनोल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। फिनोल का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर सूक्ष्म जीव, जिसमें हमने लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करी। देखो वैसे तो ये वीडियो डायरेक्ट बना देता मैं, जैसे मैंने पहले भी और वीडियो बनाए हैं, उसके भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग जनरली डिस्कस नहीं कर पाते। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपके सामने पूरी किताब ला कर रख दी जाए कि हमारी किताब क्या कह रही है। तो साथियों, यदि आपको मेरे प्रयास आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में पौधे के प्रकार व भाग के साथ। हालांकि ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, पर फिर भी हम इसे बुक से देखेंगे कि कहीं हमारा कोई कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं हो गया है। तो साथियों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी इसका फायदा ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।